आज हमने आर्टिकल 30 से स्टार्ट करना है। आर्टिकल 30 में ये बताया गया कि एडमिशन किसे कहते हैं। देखिए, एडमिशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के हवाले से कोई स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट आपने ओरल फॉर्मेट में दी है या डॉक्यूमेंट्री में दी है, अब जिसके जरिए आप एक प्रिजम्पशन ले डाउन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इट मीन्स कि आप एडमिट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट के जरिए, तो हम उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, एडमिशन कहेंगे। और जो लोग वो स्टेटमेंट एडमिशन की सूरत में दे सकते हैं, उनके बारे में आर्टिकल 31 से कैटेगरीज बताई गई हैं कि कौन से लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट एडमिशन कंसिडर की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 31 में ये बताया गया है कि मुकदमे से रिलेटेड पार्टीज की अगर स्टेटमेंट आती है या उनके अगर एजेंट देते हैं, अगर एजेंट दे रहे हैं तो वो ऑथराइज है स्टेटमेंट देने के हवाले से, तो अगर वो ऑथराइज है स्टेटमेंट देने के हवाले से तो उनकी स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगी। पहले पैराग्राफ के मुताबिक तो ये बनता है। ये सिंपल आप ये समझ लें, एडमिशन गिवन बाय पार्टीज एंड देयर एजेंट। पहला पैराग्राफ तो ये बता रहा है, ठीक है। फिर सब क्लॉज 2 में देखते हैं कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में दावा दायर कर रहे हैं या आपके खिलाफ दावा दायर किया गया है और अगर आप उसमें कोई स्टेटमेंट देते हैं वो कैरेक्टर हेल्ड करते हुए, तो आपकी स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाएगी। तो आप इस तरह कह सकते हैं, स्टेटमेंट गिवन बाय द पार्टी इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर या एडमिशन गिवन बाय द पार्टी इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ये भी तरीका ठीक है। थर्ड क्लॉज की तरफ देखें, आगे मजीद कैटेगरीज बताई गई हैं कि ऐसे लोगों की स्टेटमेंट जो कि कोई प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो जिनका प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो वो भी एडमिशन कंसिडर की जाएगी। ठीक है, बी क्लॉज की तरफ अब देखें, या जो कि इंटरेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि एक मुकदमा चल रहा है और उससे वो अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो बेनिफिशरीज हैं उनकी स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाएगी। अब शर्त ये है कि जितने भी लोगों की हमने बात की है कि इनकी स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगी, तो वो कैरेक्टर या वो इंटरेस्ट रखते हैं जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे। तो दोबारा से हम ये बात करते हैं कि आर्टिकल 31 के तहत हमने देखा एडमिशन गिवन बाय द पार्टी टू द सूट, एडमिशन गिवन बाय द एजेंट टू द सूट, ठीक है, एडमिशन गिवन इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एडमिशन गिवन बाय पर्सन हैविंग प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, ठीक है, एडमिशन गिवन बाय द बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये तमाम लोगों की कैटेगरीज हैं जिनकी स्टेटमेंट एडमिशन कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 32 पे देखते हैं, एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। अच्छा, अगर कोई बंदा स्टेटमेंट देता है अपनी पोजीशन के हवाले से या लाइबिलिटी के हवाले से, मतलब एक बंदा है दूसरे बंदे के खिलाफ अपनी पोजीशन और लाइबिलिटी के हवाले से उसने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट भी होती है और उसकी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, एडमिशन कहलाएगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको, सबको समझ आ रही है। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी to prove as against any party to the suit are admissions if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupy such position or is subject to such liability। मतलब जब उसने स्टेटमेंट दी थी या तो वो पोजीशन वो होल्ड कर रहा था या उसकी कोई लाइबिलिटी थी, ठीक है, तो जो वो स्टेटमेंट देगा वो क्या कहलाएगी, एडमिशन ही कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे कि इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए स्टेटमेंट बाय सी that he owed B rent is an admission and is relevant fact as against A if A denies that C did not owe rent to B। अच्छा, अब A ने अंडरटेकिंग ली है कि मैं B के लिए रेंट कलेक्ट करूंगा। अब B A के खिलाफ दावा दायर कर देता है कि भाई तुमने रेंट कलेक्ट नहीं किया जो तुमने C से लेना था। अब A डिनाई कर रहा है कि कोई रेंट नहीं देना था C ने, ठीक है। अब A के हवाले से स्टेटमेंट जो C देगा कि अगर वो कोई मतलब कि हाँ उसने रेंट अदा करना है, तो ये एडमिशन है और ये ए के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ठीक है, मतलब अगर वो डिनाई कर रहा है ना कि सी ने कोई रेंट नहीं देना,
तो अगर ए के खिलाफ सी ये एडमिट कर रहा है तो ये एडमिशन कहलाएगी। ठीक है, मतलब एक तरह से उसकी पोजीशन जाहिर हो रही है या लाइबिलिटी जाहिर हो रही है। उसके बाद आर्टिकल 33 में देखते हैं एडमिशन बाय पर्संस एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू द सूट। देखें, दावे से मुतलका कोई पार्टी अगर किसी ऐसे बंदे को रेफर करती हैं, पेश करती हैं जो कि मालूमात रखता है, तो नॉर्मली क्या होता है, गवाह को ही आप पेश करते हो ना, तो गवाह जो स्टेटमेंट देगा वो भी एडमिशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आर्टिकल 34 पे आते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन दिस बिहाफ। अच्छा, जनरल रूल ये है कि एडमिशन जो देता है, मतलब जो मेकर है, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, उसके बिहाफ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती, मतलब कि उसके हमेशा अगेंस्ट जा सकती है, उसकी फेवर में नहीं जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पर वो उसकी फेवर में जा सकती हैं। तो पहले हम इसको पूरा रीड करते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, एडमिशंस आर रेलेवेंट and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest। अच्छा, हमने क्या अभी तक इसमें ये पढ़ा कि एडमिशन रेलिवेंट हो सकती हैं और उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जिसने वो दी है उसके खिलाफ साबित हो सकती है, उसके बिहाफ में नहीं हो सकती, ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नीचे वजूहात तहरीर है। ठीक है, सबसे पहले सब क्लॉज 1, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 46। अच्छा, अब जो एडमिशन दी गई है वो उसकी फेवर में इस्तेमाल हो सकती है अगर देने वाला अब मर चुका है, जो कि थर्ड पर्सन के साथ अगर वो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट हो जाती है। तो इसमें डैंग डिक्लेरेशन आ रहा है आर्टिकल 46 के तहत। ठीक है, उसके बाद 2 क्लॉज, एन एडमिशन में बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट of the existence of any state of mind or body relevant or an issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। अच्छा, एडमिशन मेकर के बिहाफ पे इस्तेमाल हो सकती है जब वो ऐसी बात के मुतल्लिक है कि जो कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी फीलिंग्स के बारे में बता रही है और जिस अंदाज में वो दी गई थी उसमें कोई अमकानात नहीं है कि वो झूठी हो सकती है। ठीक है, तो उस सूरत में भी उसकी फेवर में इस्तेमाल हो सकती है। सब क्लॉज 3, an admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than as an admission। सिंपल है कि जहां पर रेलिवेंट होगी वहां पर एडमिशन उसके फेवर में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 37 पे आ जाए। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अच्छा, कहा जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बिहाफ पे कैसे यूज हो सकता है एडमिशन। सना, हो सकता है ये जो 3 कंडीशंस लिखी गई, एक तो जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन है वहां पर इस्तेमाल हो सकती है, या जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडली फीलिंग के बारे में बता रहा है, या जहां पर रेलिवेंसी शो वहां पर उसकी फेवर में इस्तेमाल किया जा सकता है। सना, समझ आइए आपको? जी, सना क्लियर हुआ है? अच्छा ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 43 अब कन्फेशन से डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मुल्जिम कन्फेशन देता है और उस कन्फेशन की बुनियाद इस तरह से है कि वो जो इन अथॉरिटी जो बंदा है उसने उसे उगलवाई है किस तरह से कि भाई उसको इंड्यूस किया गया, उसको फोर्स किया गया, उसको वादा दिलाया, उसको वादा किया कि भाई तुम आर्जी तौर पर ना इस परेशानी से बच जाओगे। तो ऐसी वजूहात अगर नजर आ रही हो ना अदालत को, तो कन्फेशन इररेलेवेंट होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उस कन्फेशन को रिगार्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो है प्रिंसिपल्स। बाकी आपको पता है ना कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने का जो तरीकेकार है या जो हम प्रोसीजर में पढ़ते हैं वो हम सेक्शन 164, 364 और 355 ऑफ सीआरपीसी का हवाला देखते हैं। ठीक है, और कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होती है इस हवाले से चैप्टर 13 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 है, जो कि हम अलहदा से पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ हम प्रिंसिपल की हद तक बात कर रहे हैं
कि थ्रेट, इंड्यूस और प्रॉमिस करके अगर कन्फेशन ली गई है, उस कन्फेशन को रिगार्ड नहीं किया जाएगा कन्फेशन में, सॉरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 38 देखते हैं, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अच्छा, पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन रिकॉर्ड होगी वो मुल्जिम के खिलाफ साबित नहीं की जा सकती। आर्टिकल 39, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। और अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन दी गई है वो भी उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 40 है, मतलब कि आर्टिकल 39 को आप आर्टिकल 40 के साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात आपको समझ आ गई कि पुलिस कस्टडी में अगर कन्फेशन दी जाती है, अगर मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस नहीं है तो मुल्जिम के खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब देखते हैं कि आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज में बी प्रूव्ड। अब अगर कन्फेशन के दौरान या वैसे मुल्जिम ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज की है, कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है जो कि केस से रिलेटेड है, तो वो जो डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कन्फेशन थी या नहीं थी। ठीक है, अब इस वर्डिंग पे गौर करें, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amount to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की हद तक जो डिस्कवर होगा वो उसके खिलाफ प्रूफ की जा सकती है। उसके बाद अब जैसे आर्टिकल 37 में हमने पढ़ा था कि अगर ये थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस के जरिए अगर कन्फेशन ली जाएगी तो वो इरेलीवेंट होगी। अब आर्टिकल 41 में कहा गया कि अगर ये इंप्रेशन रिमूव हो जाए कि वॉलंटरली दी गई है तो कन्फेशन रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया, उसके बाद आप आ जाएं आर्टिकल 43 पे। आर्टिकल 43, कंसिडरेशन ऑफ, मैम रिपीट करूं? अच्छा, मैंने इसमें ये कहा है आर्टिकल 41 में कि अगर थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के जरिए कन्फेशन नहीं ली गई या ये इंप्रेशन रिमूव हो गया या आप ऐसे कह दें कि वॉलंटरली दी गई है तो कन्फेशन फिर रेलेवेंट हो जाती है क्रिमिनल केसेस में। तो आर्टिकल 37 हमने जनरल रूल देखा है और उसकी जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 41 में बता दी गई है। ठीक हो गया, उसके बाद अब आर्टिकल 43 के तहत ये कहा गया है कि जैसे कि एक मुकदमे में कई मुल्जमान शामिल हैं, अब एक मुल्जिम अगर कन्फेस कर लेता है तो उसकी कन्फेशन दूसरों के खिलाफ एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर तो की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने अगर कन्फेशन दे दी है तो सबके खिलाफ उसको साबित शुदा समझा जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं आर्टिकल 43, कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग person making it and others jointly under trial for same offense. When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such person is proved, A clause, such confession shall be proof against the person making it, and B, the court may take into consideration such confession as circumstantial evidence against such other person। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 46। अच्छा, आर्टिकल 46 पे दो तरह से आपको सवाल आ सकता है कि ऐसे लोगों की कैटेगरीज बताएं कि जिनकी स्टेटमेंट पे आप रिलाई कर सकते हैं लेकिन उन्हें गवाह के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, तो ये तो पूरा ही आर्टिकल 46 उसमें आ जाएगा। या फिर अलहदा से आपको डैंग डेक्लेरेशन का क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 46 सब क्लॉज 1 के तहत, तो इसको हम पूरा ही रीड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आर्टिकल 46, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट by person who is dead or cannot be found etc is relevant. Statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following cases। अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट चाहे रिटर्न में दी गई है या वर्बली कहा गया है लेकिन जो देने वाला बंदा है वो मर चुका है या वो मिल नहीं रहा या वो एविडेंस देने के काबिल नहीं है या अगर उसको बुलाने में ताखीर हो सकती है या खर्चा वगैरह हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि नीचे दिए गए जो केसेस हैं उसमें ऑलरेडी जो उसकी स्टेटमेंट मौजूद होती है
उस पर रिलाई किया जा सकता है या उसकी रेलिवेंसी शो की जा सकती है। सबसे पहले हम सब क्लॉज 1 देखते हैं। व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death in cases in which the cause of that person's death comes into question. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which cause of his death comes into question. अच्छा, जो स्टेटमेंट दी गई थी वो उसकी मौत की कॉज के हवाले से दी गई थी या ऐसे सर्कमस्टांसेस को वो शो कर रहा था कि जो कि उसकी मौत की वजह बनी। ठीक है, ये जहां पर जेरे बहस आया किसी बंदे की डेथ के हवाले से। ठीक है, या उसने जो स्टेटमेंट दी थी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ दी थी, या प्रोसीडिंग्स की ऐसी कि जिसमें कॉज ऑफ डेथ डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर कोई स्टेटमेंट दी होगी तो वो रेलेवेंट। पहला क्लॉज क्लियर है आपको? किसी का कोई सवाल तो नहीं है वन क्लॉज से रिलेटेड? अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, when the statement is made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memoranda made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him. देखें, कारोबारी मामलात में अगर कोई एंट्री दाखिल हुई या कोई मेमो लिखा गया था या फिर वो कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज की है, ये उसने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट किया है, कोई साइन किया है, ठीक है, ये कोई डॉक्यूमेंट है तो जो तजारती मामलात में लिखा गया है, ये उस पर सिग्नेचर किया गया है, तो वो जो स्टेटमेंट उसमें दी होगी ना वो भी रेलिवेंट होती है। ठीक है, 3 clause, or against interest of a maker when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of a person making it, or when, if true, it would expose or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages. ये ऐसी स्टेटमेंट जो आपके पिक्यूनरी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती है कि अगर आपने वो पूरी नहीं की तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकती है या डैमेजेस का दावा दायर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, और मैंने उसमें लिखा है कि भाई इस तारीख तक मैं वापस कर दूंगी, तो मैं ये स्टेटमेंट दी है ना, अगर मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाती तो वो जो स्टेटमेंट है वो मेरे खिलाफ भी जा सकती है। ठीक है ना? अच्छा जी, 4 clause, or gives opinion as to public right or custom or matter of general interest when the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter has arisen. अच्छा, कोई स्टेटमेंट दी गई थी जो कि किसी बंदे की ओपिनियन थी किस चीज के हवाले से कि कोई पब्लिक राइट, कोई कस्टम या कोई ऐसा मामला है जो एग्जिस्ट करता है जिसमें पब्लिक का जनरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन जो वो ओपिनियन दी गई थी स्टेटमेंट की सूरत में वो कंट्रोवर्सी अराइज होने से पहले दी गई थी, तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 5 clause, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons as to whose relationship, मैम 4 को अगेन बता दें। देखें, 4 में सिंपल ये बात की गई है कि कोई रस्म रिवाज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इस हवाले से कोई बंदा ओपिनियन देता है और वो ओपिनियन उसने तनाज़ा शुरू होने से पहले दी थी, रस्म रिवाज के हवाले से झगड़ा होने से पहले दी थी, तो उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती है। हाँ जी, आप समझ आइए आपको रोजीना जी? क्लियर सबको यहाँ तक? अच्छा, 5 जी ठीक है, 5 clause पे आप जरा देखें, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before question in dispute was raised. अच्छा,
स्टेटमेंट जो थी वो रिलेशनशिप के हवाले से थी। अब चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप है, मैरिज के जरिए है या अडॉप्शन के जरिए है, और जिसने वो दी है उस हवाले से स्पेशल नॉलेज रखता है, और वो जो स्टेटमेंट दी गई थी वो तनाज़ा शुरू होने से पहले दी गई थी, तो उसकी स्टेटमेंट या उसकी ओपिनियन रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 6 क्लॉज देखें। और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage, or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any said deceased person belonged, often any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait, or other things on which such statement are usually made, and one such statement was made before the question in dispute was raised. अच्छा, कोई स्टेटमेंट है जो कि फैमिली अफेयर से रिलेटेड दी गई थी, हो सकता है कोई विल है या कोई मुआहदा है, ठीक है, जो कि डिसीज्ड पर्सन ने किया था, या कोई जिससे या तो फैमिली ट्री का पता चल रहा है, या कुतबे पे कुछ चीज लिखी थी, या कोई पोर्ट्रेट है, फैमिली पोर्ट्रेट है, उस पर कोई लिखी हुई थी स्टेटमेंट, और वो जो स्टेटमेंट दी गई थी वो डिस्प्यूट रेस होने से पहले दी गई थी, तो वो भी रेलेवेंट हो सकती है। अच्छा जी, सब क्लॉज 7 देखें। और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ ए, when the statement is contained in any deed, will, or other document which relates to any such transaction as is mentioned in article 26 paragraph a। आर्टिकल 26 में ना कस्टम्स के हवाले से बताया गया, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट, उसके हवाले से अगर कोई डीड है, मुआहदा है, या कोई डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है, तो वो भी रेलेवेंट हो सकती है। अच्छा जी, 8 क्लॉज है। और इज मेड बाय सेवरल